क्यों? मेरी क्लास में जाना है पार्टी के लिए ना। चलो आईसीआईसी चल रहा था ना बेटा मैटर। यूनिट 3 कहाँ आ रहा है? कहाँ तक कराया था, कुछ याद है? 5th से ही स्टार्ट करना है। 5th कराया था शायद, नहीं? ठीक है, लो 5th वाला एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैंने कल कराया है। एग्रीमेंट हैविंग ऑब्जेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली। लिख लेना, मोनोपोली किल्स कंपटीशन। क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, एक बार बताना, मैं पूछना भूल गई। आशीष प्रॉपर आ रहा है क्या, बताना बेटा। यस, चलो मोनोपोली के लिए लिख लेना, इट किल्स द कंपटीशन, और कंपटीशन नहीं है तो नुकसान आम जनता का ही है ना, तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, किस में जाएगा, वॉइड में जाएगा। ये वाला कल करा दिया था, है ना। अब आ जाओ एग्जाम, ये 6th पॉइंट हमने लिया था ना, टू निगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। पंडितों के धंधों पे ताले लगाए हैं, है ना, पैसे लेके शादी करवाना। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। ठीक है, लेकिन मैट्रिमोनियल साइड, मैरिज ब्यूरो, वो वैलिड है, बिकॉज दे डू नॉट नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, दे ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, पढ़ के देखो पॉइंट एक बार। एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, जिसको क्या बोला जाएगा, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, कैसा होगा, वॉइड होगा, बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फॉर इंस्टेंट एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ, पैसे देंगे ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी दिला दे, तो उसको क्या बोलेंगे, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। ठीक है, बट इसके अंदर मैरिज ब्यूरो, मैट्रिमोनियल साइट नहीं आती। डू नॉट निगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, therefore they are not covered under this point. Next आया इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। आपको बोला था मैंने 2 एग्जाम्पल, जज को रिश्वत देना, गवाह को रिश्वत देना कि गवाही देने मत आना, एब्सेंट फ्रॉम द ट्रायल। मतलब एक जुडिशियल ऑफिसर को आप फोर्स कर रहे हो कि वो करप्टली काम करे, मतलब जज को रिश्वत दे रहे हो कि फैसला मेरे हक में दे दो, है ना, और गवाह को दे रहे हो पैसे कि भाई जिस दिन गवाही है उस दिन एब्सेंट हो जाना। किस में करेंगे कवर, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। अंडरलाइन करना इसमें, एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर और अदर स्टेट टू एक्ट पार्शियली और करप्टली। आप जुडिशियल ऑफिसर को फोर्स कर रहे हो कि वो भेदभाव, पार्शियलिटी के साथ काम करे, या करप्टली, भ्रष्टाचार, है ना, करप्शन वाला वर्ड है ये, काम करे। ठीक है, तो एक तरीके से जज को रिश्वत देना कवर हुआ। एग्जाम्पल दिया था ना, जज को रिश्वत दे रहे हैं कि फैसला मेरे हक में दे दो। ऑल्सो इज एन एग्रीमेंट बाय विच ए टू रिवॉर्ड बी इंटेंडेड बिजनेस इन अ सूट अगेंस्ट ए इन कंसिडरेशन ऑफ बीज एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रायल। विटनेस को पैसे दे रहे हैं कि ट्रायल वाले दिन एब्सेंट हो जाना, गवाही देने मत आना। समझ आ रही है चीज, यही 2 लिए थे एग्जाम्पल। तो ये इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस मतलब जस्टिस में इंटरफेयर कर रहे, रुकावट डाल रहे, हस्तक्षेप कर रहे। ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, किस में जाएगा, वॉइड में जाएगा। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में क्या लिया था बेटा, प्राइवेट ऑफिसर को रिश्वत ले देते हैं तो इसमें आएगा ना। तो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में एग्जाम्पल पढ़ो, यही वाला दिया था मैंने आपको। 2 लाख रुपए दूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास करा दो, प्राइवेट ऑफिसर को रिश्वत हो गई ना, किस में आ जाएगा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा ड्यूटी, ड्यूटी के अगेंस्ट इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो। ड्यूटी तो क्या कहती है उसके कि कंपेयर करो, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है उसको पास करो। अब यहाँ पर वो पैसे दे रहा है, इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है ड्यूटी के अगेंस्ट में,
तो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। प्राइवेट ऑफिसर को रिश्वत देना कवर हो गया। लैंग्वेज में क्या दिया है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल करके सीधे सीधे डाला है। आगे आ गया कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कल दिया था, इन्होंने तो नहीं दिया, याद आ रहा है। सुपरवाइजर की तरह अपॉइंट किया एक बंदे को, 2 काम दिए थे, लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो, इलीगल ट्रैफिकिंग इन अदर आर्टिकल्स, कंबाइंड सैलरी दे रहे थे, कैनॉट बी सेपरेटेड ना, पूरा का पूरा वही। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से अंडरलाइन करना ये चीज। द जनरल रूल इज दैट वेयर द लीगल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेवर्ड फ्रॉम द इलीगल पार्ट। सेवर्ड मतलब सेपरेटेड। जहां आप लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से अलग कर सकते हो, बैड पार्ट विल बी रिजेक्टेड, मतलब इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा, इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा, एंड द गुड वन विल बी रिटेन्ड, मतलब लीगल वाला वैलिड हो जाएगा। ठीक है, बट वेयर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। अच्छा, इसको इस तरीके से बना लो, देखो ऐसे बनाना, कहीं भी एक एग्रीमेंट है बेटा, उसके 2 भाग बनाओ, एक है तुम्हारा लीगल और एक है तुम्हारा इलीगल। अगर मानते हैं अपन दे कैन बी सेपरेटेड, तो लीगल वाला भाग क्या बन जाएगा, वैलिड, इलीगल वाला पार्ट क्या बन जाएगा, वॉइड। इफ कैन नॉट बी सेपरेटेड क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा वॉइड। बना लो, पूरा पॉइंट यही कहता है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट का एग्जाम्पल एक कल बहुत डिफरेंट सा एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है कुछ। एक फादर को बोला कि 20 लाख रुपए देंगे, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, दलाली, पैसे लेके शादी करवाना। इमोरल में ले लेते, लेकिन इसके लिए अलग से हेड बना हुआ है ना, मैरिज ब्रोकरेज। तो कोई चीज अगर सेपरेटली किसी चीज में कवर हो रही है तो उसमें करेंगे, और अगर वो नहीं आता था ऑप्शन में तो फिर उसमें लेते थे, इमोरल में। हाँ हाँ, वो इमोरल में लिया था। यहाँ ब्रोकरेज वाली बात आ गई ना कि फादर इज एक्टिंग एज अ ब्रोकर फॉर हिज गर्ल, दैट्स व्हाई कवर्ड अंडर दिस एग्जांपल, है ना। चलो आगे लेते हैं यहाँ पर। आई होप समझ में आ गया जो हमने लिया यहाँ। अब आ रहा है वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा बच्चा देखो एक बार, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, व्हाट आर द एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। टोटल 11 पॉइंट्स हैं, आई थिंक देखो कितने आ रहे हैं, 11 पॉइंट्स हैं। ओनली गिव द हेडिंग्स, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कितने नंबर का, 4 नंबर का। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में थ्योरेटिकल, व्हाट आर द एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, गिव ओनली हेडिंग। लेकिन ये पॉइंट बेटा सेपरेटली भी पूछे जा सकते, करने तो हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो ओनली हेडिंग, है ना। अब देखो इसमें से नहीं है कम, जब अपन लिखने लगते ना स्पेसिफिक चीज की बात करें तो हो सकता है 1 पॉइंट का ही 1 नंबर हो। अपन प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं ना बेटा, अपन है ना बीकॉम वगैरह के पेपर नहीं दे रहे जहाँ पन्ने भरने के नंबर है, 5 पन्ने भर के नहीं आओगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना। हो सकता है छोटे कंटेंट के भी पूरे नंबर हो। अच्छा देखो, इसमें ये सारे डिस्क्राइब नहीं करेगा क्योंकि ये काफी कुछ पहले डिस्क्राइब कर चुका है। जैसे देखो कहीं कहीं पड़ी हुई चीजें मिलेंगी। इनकॉम्पिटेंट पार्टी सेक्शन 11 पढ़ा था, वॉइड होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। 3 ही बंदे कॉन्टेक्ट कर सकते थे, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इनके अलावा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो उनके साथ किए गए कॉन्टेक्ट वॉइड ही तो हुए, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज वाले वॉइड। इधर देखो सेकंड बायलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20 वॉइड, है ना। दोनों पार्टीज की मिस्टेक से कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बायलैटरल मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, पढ़ा चुका है ये। फिर आया सेक्शन 23, अभी पढ़ा था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, डिफीट एनी रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, फ्रॉडुलेंट, causing injury to person or property, immoral, against public policy। 7 पॉइंट्स याद करने हैं। बोला था ना आपको केस स्टडी आती है,
23 कवर हो चुका है, 24 कौन सा? अभी अभी पब्लिक पॉलिसी का आखिरी पॉइंट जो पढ़ा है वही वाला। दो भाग हैं, एक लीगल और दूसरा इलीगल, और अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा वर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो वो यहाँ ले लिया, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड बाय लॉ। अच्छा, 5th पॉइंट के लिए नीचे जाना पड़ेगा एक बार। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, वैसे तो यूनिट 2 में है, हम इसके बाद लेंगे, 3rd के बाद यूनिट 2। मतलब बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड होता है। कंसिडरेशन को इंडियन लॉ में बेटा इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने बेटे को, तो क्या फादर को कुछ मिलता है क्या? विदाउट कंसिडरेशन है या नहीं है, बताओ? बट स्टिल इफ इट इज इन राइटिंग, साइंड एंड रजिस्टर्ड, इट विल मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे। जनरल रूल कहता है बिना कंसिडरेशन वाले वॉइड होते हैं, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में चले गए। अब जो आ रहे हैं ये अपन को ये पढ़ाएगा, इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज पढ़ाएगा, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। 9th हम पढ़ चुके हैं। अनसर्टेन मीनिंग वाले वॉइड होते हैं, याद करो। डिपार्टमेंटल स्टोर, तेल वाला एग्जाम्पल, ऑयल है ना, विच काइंड ऑफ ऑयल इज नॉट सर्टेन, अनसर्टेन वाले वॉइड। बट इफ इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन तो वैलिड। सेम स्टेटमेंट जाके बोला किसके पास? कोकोनट ऑयल के होलसेल डीलर के पास। अब कॉमोडिटी सर्टेन है ना, क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो ये हमारा कुछ हद तक पढ़ा हुआ है सेक्शन 29। एक और यूनिट 1 में पढ़ा हुआ मिलेगा, 11th वाला, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। आसमान से तारे तोड़ के ले आए 20 लाख मिलेंगे, मुर्दा बीवी को जिंदा करा दिया तो 20 लाख मिलेंगे। ठीक है? टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, ICI का फेवरेट यही है, वो यही डालेगा, जादू से खजाना खोजना। ठीक है? इम्पॉसिबल और क्या होता है? वॉइड। तो हमें ये क्या पढ़ाएगा? देखो, एक तो 6th पॉइंट, इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये हमारा पढ़ा हुआ है वैगरिंग एग्रीमेंट। ठीक है ना? बेसिकली इतना पोर्शन यहाँ पर लेना है। एक बार नोट से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट। रिस्ट्रेन मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, आप किसी पर्सन को शादी करने से रोक रहे हो जबकि उसकी लीगल एज है। लीगल एज है। देखो भाई, पहले ये एज लिमिट होती थी गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। अब कॉमन एज लिमिट हो गई 21 है ना, थोड़ा सा चेंज आ गया, तो यहाँ नोट्स में भी चेंज कर लेना। 18 21 की जगह लिमिट हो गई 21। ठीक है? एक चाइल्ड मैरिज एक्ट है जिसके अंदर माइनर की मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है, माइनर की मैरिज को रोका गया है। ठीक है? तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड होता है एक्सेप्शन माइनर, मतलब माइनर की शादी में रुकावट डाली जा सकती है, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड अंडर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, समझ आ गई बात? अच्छा, कुछ अलग सा एग्जाम्पल दूँ इसका, भीष्म पितामह टाइप। ए ने बी से बोला जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा ना तो तुझे 50 लाख रुपए दूंगा। अब 50 लाख ले ले और शादी भी कर लेना तो कुछ नहीं कर सकते, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। समझ आ गई बात? और आजकल तो पता है इंटरकास्ट मैरिज में सरकार इनाम और देती है, 5 लाख या कितने हैं, 5 लाख अमाउंट है आई थिंक। बेटा उसमें कंडीशन है, बेसिकली कंडीशन ये है, द गर्ल शुड बी ऑफ सम जनरल वॉट कैटेगरी एंड द बॉय शुड बी फ्रॉम SC ST OBC कैटेगरी, ऐसा कुछ है ना, कंडीशन है उसके अंदर। एक्चुअली क्या, उसके लिए और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव मतलब इसके अलावा बेनिफिट बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट जॉब पक्की लिख के नहीं दूंगी, ठीक है? नहीं, बॉयज़ के लिए ऑप्शन नहीं है, गर्ल्स के लिए देखो, है ना? चलो आ जाओ, वापस आ जाओ टॉपिक पे। आउट ऑफ लीग नहीं जाऊंगी, ये टॉपिक ऐसा है, इस पे पूरे 1 घंटा डिस्कशन कर सकते हैं। चलो, उसके लिए तो आपके पास भी बहुत टाइम निकल जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब है किसी बंदे को व्यापार करने से रोक रहे हो। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दी है, भारतीय संविधान ने फ्रीडम दे रखी है, फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन।
ठीक है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, लीगल, है ना। इलीगल कामों के लिए तो आपको रोका जा सकता है। अब भाई कोई बंदा लॉफुल ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और आप उसे रोक रहे हो, ये तो गलत है ना। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। यूनिट 1 में एग्जाम्पल दिया था, याद करो। आपका किराना स्टोर है, बहुत अच्छा चलता है, और पड़ोस में किसी और ने खोल दिया, कस्टमर डिवाइड हो गए, फाइनेंशियली यू आर फेसिंग द लॉस, बट यू कैन नॉट सेट द अदर पर्सन टू क्लोज द शॉप, क्योंकि जैसे आपको फ्रीडम मिली है वैसे उसको मिली है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। अब इसके आएंगे कुछ एक्सेप्शन जो हमें पढ़ने हैं। मतलब इन केस में रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होने के बावजूद इसको वैलिड माना जाएगा। नॉर्मली ट्रेड में रुकावट डालो तो क्या होता है, वॉइड होता है ना। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। एक्सेप्शन बेटा हमेशा उल्टी बात बोलेंगे। एक्सेप्शन क्या बोलेंगे, ये सारे वैलिड है। जनरल रूल वॉइड है ना, तो एक्सेप्शन क्या होंगे, सारे वैलिड होंगे कि नहीं होंगे बच्चा, होंगे ना। अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, सेल ऑफ गुडविल। जैसे सपोज करो मैंने बाटा की गुडविल खरीद ली, मैंने बाटा की गुडविल खरीद ली, तो अब क्या है कि मैं बाटा के नाम से जूते बेचूंगी, मैं जूते बना करके बाटा के नाम से बेचूंगी, गुडविल के पैसे मैंने इसीलिए दिए हैं, और मैं बाटा वाले पे रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगी कि तुम ना इस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बाटा के नाम से बिजनेस नहीं करोगे। सही है कि नहीं है ये बताओ मुझे। अगर मैंने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो गुडविल खरीदने का मकसद ही पूरा नहीं होगा। अगर पब्लिक में अगर इंफॉर्मेशन चली गई कि बाटा ने अपना नाम बदल लिया, या पब्लिक में इंफॉर्मेशन चली गई कि बाटा भी जूते बना रहा है और एक दूसरी कंपनी भी उसके नाम से रही, तो कस्टमर डिवाइड होंगे, ठीक है। तो मेरा गुडविल खरीदने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो अब मैं आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगी, क्या कहूंगी, इतने समय तक इस एरिया में इस नाम से बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है। वैलिड है बिकॉज दे आर रीजनेबल, ठीक है, रीजनेबल होने चाहिए। अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए तो नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला एनीवेयर इन इंडिया आप बिजनेस नहीं कर सकते, फॉर एवर कभी भी नहीं कर सकते, तो ये तो अनरीजनेबल है ना। इट कैन बी ओनली इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। समझ आ गई बात। तो अब ये पहला पॉइंट हमने कवर किया है, सेल ऑफ गुडविल। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कैन नॉट बी एनीवेयर, कैन नॉट बी फॉर एवर। समझ आ गई बात। सेकेंड आया तेरा तुम्हारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट अपने कोर्स में है, एक दो क्वेरी भी आई हुई है। देखो एक पूछा है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, एक्सप्लेन किया। देखो बेटा अभी किया था मैंने, अनलॉफुल इन पार्ट मतलब पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल है। तो एक बंदे को सुपरवाइजर की तरह अपॉइंट किया, उसको दो काम दिए, एक तो लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो और दूसरा दिया था इलीगल काम। सैलरी दे रहे थे कंबाइंड, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो पूरे का पूरा वॉइड माना जाएगा। अपन ले रहे हैं ये वाला पॉइंट, पार्टनरशिप। एग्जिस्टिंग पार्टनर पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आउटगोइंग पार्टनर पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। दे आर फॉर गुड रीजन, दैट्स वाई वैलिड। कैसे, अभी देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म है बेटा जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा बेटा, 50%। 50% परसेंट पूछा मैंने, ठीक है। अब ए के दिमाग में बेईमानी आ गई। ए क्या बोलता है, मैं तो क्या करूँगा, प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा। अब प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा तो 100 का 100% प्रॉफिट इसका हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके पास कस्टमर की डिटेल भी है, एक एक कस्टमर को फ़ोन करेगा और बोलेगा फर्म तो तुम्हें गुड्स देती है 10 रुपीज़ की रेट पे, मैं दे दूंगा 9.95। अब इफ़ द ऑर्डर इज़ इन बल्क इट मेक्स अ डिफरेंस, है कि नहीं है, बताओ नुकसान किसका होगा, फर्म का। अब फर्म रेस्ट्रिक्शन लगाती है, जब तक आप हमारे यहाँ पार्टनर हो आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे। किस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, एग्जिस्टिंग पार्टनर पे। समझ आया क्या, बताओ रीजनेबल है या नहीं है, बताओ लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना ज़रूरी है। एक आ रहा है गुडविल परचेज करने के बाद तो ऑल इंडिया में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ना। देखो बेटा गुडविल परचेज अगर आपने की है तो यहाँ तो यही कहता है एक्ट हमारा, पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अदरवाइज अनरीजनेबल माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, आउटगोइंग पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन लगाया। जैसे मान लो 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ए जो है फर्म छोड़ के जा रहा है, जिसे हम आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे, तो फर्म रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि हमारी फर्म छोड़ने के बाद
आप कंपिटिटिव बिजनेस नहीं करोगे, आप हमारे कस्टमर्स को तोड़ोगे नहीं। अगर रीजनेबल है तो ये वैलिड माने जाएंगे। तो दोनों तरीके से रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर पे भी और आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं एंड दे आर वैलिड। ठीक है, क्या ये वाला, ये वैलिड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया, जब एग्रीमेंट हो रहा था ना बेटा, उसी में लिखवा दिया कि अगर आप छोड़ के जाओगे ना तो आप हमारे कस्टमर्स को तोड़ोगे नहीं। भाई आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है ना, उसमें नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि भाई आपको पता है उस बंदे के पास सारी इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये बताओ, है ना? तो वो फिर क्या कर सकता है, पूरी तरीके से आपके कस्टमर्स को लेके जा सकता है। कुछ तो रेस्ट्रिक्शन लगाओगे ना। अच्छा इस तरीके से बोलो तो बेटा आईटी कंपनीज में बॉन्ड भरवाते हैं, वो तो गलत है कि नहीं है, पर वैलिड है ना? चलो एक हाँ पूछो। खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सेम लाइन में, देखो बेटा इसमें आपको शो करना पड़ेगा, आपको टेक्निक बताऊं, आपको शो करना पड़ेगा कि वो कस्टमर खुद आपके पास आया है ना। आपको पुरानी फर्म का बेनिफिट नहीं लेना है, आप शो करो वो मेरे पास आया है, मैंने उसे सॉलिसिट नहीं किया। बात ये है, आपको ये प्रूव करना है। हाँ देखो थियोरेटिकली ये लिखा हुआ है कि आप तोड़ोगे नहीं, तो बोलो हमारी टर्म्स अच्छी थी, वो आ गया, हम क्या करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक आ रहा है नोट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। नोट्स क्लियर तो आई थिंक देखो अभी खोल ही नहीं रखा अपन ने, तो ऑप्शन ही क्या है। चलो एक बार वापस आते हैं बेटा यहाँ पे, आई थिंक मल्टीपल में आ जाएगा। पार्टनरशिप तक लिया था ना बेटा, एलएलपी देखो ये भी अपने कोर्स में है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें देखो क्या है, जो पार्टनर्स है ना उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि जब तक आप हमारी एलएलपी के पार्टनर हो ना, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, बिल्कुल पार्टनरशिप एक्ट जैसा, है ना। और रीजनेबल है तो क्या माने जाएंगे बेटा, वैलिड माने जाएंगे। ठीक है ना। तो वसुंधरा हो सकता है बेटा तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई कंसर्न मुझे किसी और बच्चे की नहीं आई है। आगे देखो क्या दिया, ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन मतलब कुछ व्यापारियों का ग्रुप है बेटा, ट्रेडर्स का ग्रुप है, वो मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर रेट से नीचे अपन काम नहीं करेंगे। कुछ ट्रेडर्स का कॉम्बिनेशन है, कुछ व्यापारियों का एक अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इस पर्टिकुलर रेट से नीचे हमें काम नहीं करना है, और उस पर्टिकुलर रेट से ऊपर कंपटीशन नहीं करने देगा। जनता का तो फायदा ही है ना, उस पर्टिकुलर रेट से ऊपर कंपटीशन नहीं करने देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, दुर्लभ जी हॉस्पिटल, आगे बहुत सारे ऑटो वाले खड़े रहते ना, तो अगर बच्चों आपसे उससे किसी से भी पूछा कि भाई मुझे ना सपोज करो राजा पार्क जाना है, तो भाई कितने रुपए लोगे, ठीक है, नियर अबाउट वो सारे है ना सेम टाइप की रेट बताते हैं आपको। ऑलरेडी इनकी क्या होती है, लॉबी होती है कि इस रेट से नीचे तुम काम करोगे नहीं, और उस रेट से ऊपर तुम्हें कंपटीशन करने देगा नहीं, क्योंकि वहाँ 10 खड़े हैं ऑटो वाले। अच्छा बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल दूँ, देखो अगर एक जगह 2 फ्रूट वाले ठेले भी खड़े हैं, है ना, और वो सेम रेट बोलेंगे आपको, प्रोवाइडेड द क्वालिटी इज सेम, वी आर रेडी टू पे हाई प्राइस फॉर गुड क्वालिटी गुड्स। ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा बेटा, तो जो सस्ता बेच रहा है उसका तो सारा सामान बिक जाएगा, और जो महंगा बेच रहा है उसका सामान कोई नहीं खरीदेगा। तो ऐसी लॉबी जरूरी भी है, तो इट इज फॉर गुड रीजन, दैट्स वाई वैलिड। समझ आ गई बात। ट्रेड कॉम्बिनेशन वैलिड माने जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है इसके अंदर, सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट, अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर कंपाउंडर का। एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर भी ऐसा जो ये लाल पीली हरी नीली लूज टैबलेट्स बेचते हैं, देखा है कभी, पाला पड़ा है आप लोग का ऐसा, है ना। बंगाली तो नहीं पता मुझे, भाई हमारे एरिया में भी है एक क्लिनिक ऐसा, तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो मैंने खुद ने भी देखा कि लूज टैबलेट्स देते हैं, मतलब वो पैकेज नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसके भीड़ बहुत रहती है। मुझे भी पहले लगा था एक बार कि भाई कहीं बैठ नहीं रहा था, तो एक शुरू में मैं बोला ये कहाँ लेके आ गए, देख रहे हैं, बट ऐसा होता है। अब ऐसा ही कोई डॉक्टर है जो लूज टाइप की टैबलेट्स देता है ना।
अब क्या हुआ, उसके नीचे एक बंदा काम कर रहा है एज अ कंपाउंडर। अब वो कंपाउंडर जो है ना उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि तुम जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, मिसयूज कर सकता है पोजीशन का। कंपाउंडर के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है लेकिन दिमाग तो है या नहीं है, ये बताओ मुझे, है ना। अब वो 10 साल से उस डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो पता चल गया कि डॉक्टर है ना, बुखार होता है तो ये दवाई देता है, जुकाम होता है तो ये दवाई देता है, ड्रेसिंग वगैरह का काम कंपाउंडर करता ही है। उसने क्या किया, पेशेंट्स को सॉलिसिट करना शुरू किया। डॉक्टर तो तुमसे 200 रुपये फीस लेता है, मेरे पास आ जाना, 5 बजे के बाद आना, ठीक है, मैं तो सारा काम 50 रुपये में कर दूंगा। क्यों? डॉक्टर का सामान यूज़ करेगा। समझ में आ रही है चीज़ की नहीं आ रही है? अब डॉक्टर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जब तक मेरे यहाँ काम कर रहे हो ना प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छे के लिए है या नहीं है बताओ मुझे, है ना। दैट्स वाई इट इज़ वैलिड। स्पेशली जब आप बेटा आईटी कंपनीज में जाते हो, जैसे आप सीए बनने के बाद में जॉब के लिए गए किसी आईटी कंपनी में, ठीक है, तो आईटी कंपनीज जो होती है ना वो क्या करती हैं, वहाँ एम्प्लॉय टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपने सुना था थोड़े दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की बात है, मार्केट में इन्फोसिस वगैरह आईटी कंपनीज के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो वह यही था, रीज़न सामने आया था कि एम्प्लॉय टर्नओवर, जैसे एक बंदा ट्रेन हुआ ना, वो काम करने की स्थिति में आता है ना, अच्छा काम करना शुरू करता है, तो बहुत सारे प्लेयर्स है मार्केट में क्या करते हैं, उसे ज़्यादा पैसा दे करके तोड़ के ले जाते हैं। तो वो आईटी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आईटी कंपनीज यूजुअली क्या करती है, बॉन्ड भरवाती है, ठीक है, कि आप जो है ना इस पीरियड के दौरान हमें छोड़ के नहीं जाओगे या फिर हमारे कंपटीटर्स को ज्वाइन नहीं करोगे, ऐसा कुछ उन बॉन्ड्स में लिखा हुआ होता है, तो वो वैलिड माने जाएंगे। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? तो सर्विस एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। अच्छा, एक आईटी कंपनी है, नई खुली है ना, अब उसको क्या करने हैं, उसको वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। क्या करती है वो, डेटा उठाती है, कहीं ना कहीं से डेटा लेगी कि भाई और जो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज हैं उनमें कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं। उसको चाहिए एक्सपीरियंस बंदे, कहाँ से लाए, तोड़ के ही लाने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉल जाती है सारे एम्प्लॉयज़ के पास, है ना। कैसे कॉल आएगी, भाई कंपनी आपको इतने रुपए दे रही है, हम आपको इतने दे देंगे, आप तो हमारी कंपनी में आ जाओ, ठीक है। एक डिपार्टमेंट जो कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा इस मामले में, उसको क्या बोलेंगे, एचआर डिपार्टमेंट, हिल जाएगा। उसमें क्या होगा भाई, कंपनी को रोकने अपने बंदे। अब वो जो है क्या सोचेगा कि भाई जिनका हमारे पास अल्टरनेटिव ही नहीं है, टॉप लेवल के बंदे, क्या करें, उनको बॉन्ड भरवाओ, भाई वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, ये चले गए तो बहुत सफ़र करेंगे। उनके साथ तो क्या हुआ भाई, बॉन्ड भर गए, इतना अमाउंट देंगे लेकिन तुम्हारे ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन है, इतने समय तक हमें छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, देखो आपने बॉन्ड का अमाउंट भर दिया, टॉप एम्प्लॉयज़ तो आपके रुक गए। अब क्या करेंगे, जो सेकंड मिडिल लेवल आया ना, मिडिल लेवल को बोलेंगे कि भाई ये बंदा तुम्हारे नीचे काम कर रहा है और इस बंदे को ट्रेन करना है तुम्हें, जाओगे तो इतने महीने का नोटिस देके जाओगे और इस बंदे को पूरा काम हैंड ओवर करके जाओगे, वरना हम एनओसी देंगे ही नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? तो इनको भी रोकने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इससे ये होता है कि कोई दूसरी कंपनी है ना तब तक नहीं लेती आपको, यूजुअली ये तो केस अलग है, अदरवाइज कोई दूसरी कंपनी आपको तब तक नहीं लेती जब तक कि पहले वाली कंपनी का एनओसी ना मिल जाए। मान लो आपने पहले कंपनी में बहुत बड़े घोटाले कर दिए, और वो नई कंपनी आपको रखने से पहले आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक करती है, पहले किस कंपनी में काम करता था, क्या रेमुनरेशन थी, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी सैलरी चाहते हो इस कंपनी से, सारी इंक्वायरी होती है, उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आता है। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? तो सर्विस एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, गुड रीजन, दैट्स वाई वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट आया तुम्हारा सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट और फ्रेंचाइजी। भाई मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है रिधिमा के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जितना भी प्रोडक्शन होगा ना गुड्स का, वो सिर्फ और सिर्फ रिधिमा को बेचूंगी। तो इसमें क्या गलती है, ये मेरे और रिधिमा की आपसी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ये है आपका सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। हम तो एक ही बंदे के साथ डील करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे, इसे बोलेंगे फ्रेंचाइजी या सोल एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। दे आर वैलिड, दे आर वैलिड। समझ आई चीजें कि नहीं आई बता दो मुझे।
नोट्स बेटा एक बार फोटोकॉपी वसुंधरा निकाल के रखना बेटा, ताकि आपके पास फिजिकल भी रहे और आप देख सको, है ना। कई बार यही होता है कि देखो नेट का तो रहेगा इशू, कभी हो जाता है। आज नेट का इशू मेरे साथ भी काफ़ी आ रहा है। ये समझ में आ गए 6 पॉइंट की नहीं आए बताओ। ये वाला टॉपिक पहले आईसीआई से ले लेते हैं इतना, है ना, बाकी आगे लेंगे बाद में। पहले एक बार आईसीआई से इतना करेंगे। कहाँ गया भाई? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज करो पहले। अदर देन माइनर, अगर किसी पर्सन को शादी करने से रोकेंगे, इट विल बी void. Every agreement in restraint of marriage of any person other than minor is void. If a person being a major agrees for good consideration not to marry, promise is not binding and it will be void. वही भीष्म पितामह वाला एग्जाम्पल लिया था ना अभी। जिंदगी में कभी शादी नहीं करोगे तो इतने रुपए मिलेंगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड देखो क्या है, ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू एक पर्सन को रोका जाएगा फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो इसे क्या बोला जाएगा? वॉइड। बट इस रूल के क्या है बेटा? दे आर सर्टेन एक्सेप्शंस। इस रूल के क्या है? एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन, सेल ऑफ गुडविल। इसमें क्या दिया हुआ है? वेयर अ पर्सन सेल द गुडविल ऑफ द बिजनेस एंड एग्रीज विद द बायर from carrying on similar business within specified local limit as long as the successor carries on like business there is valid, is valid। लेकिन local limit और जो restrictions हैं वो कैसे होने चाहिए? reasonable होने चाहिए, otherwise ये छूट नहीं मिलेगी। cannot be anywhere in India, cannot be forever, पढ़ा था ना। सेकेंड पॉइंट एक्सेप्शन का है तुम्हारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आउटगोइंग पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, प्लस एग्जिस्टिंग पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। एग्जिस्टिंग कैसे पता चला? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, आउटगोइंग पार्टनर पे भी लगा दिए और एग्जिस्टिंग पार्टनर पे, कि भाई स्पेसिफाइड पीरियड तक, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में हमसे compete नहीं करोगे, हमारे कस्टमर्स को नहीं तोड़ोगे, ये वैलिड माने जाएंगे प्रोवाइडेड द रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। समझ आ गई यहाँ तक बात बेटा? चलो लिख रहे हैं, लिख लो एक बार। फिफ्थ पॉइंट पूछा है मुझसे, फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? चलो अभी आगे आएगा। फिफ्थ वाला कौन सा था वैसे? सर्विस एग्रीमेंट था क्या? ट्रेड इसमें कौन सा आ रहा था फिफ्थ वाला नोट्स में अपने? सोल और एक्सक्लूसिव लास्ट था, उससे पहले कौन सा लिया था मैंने? सर्विस एग्रीमेंट था। सर्विस एग्रीमेंट में हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो सर्विस एग्रीमेंट है उसमें बोला गया कि जब तक आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो ना, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे। LLP और फिफ्थ पॉइंट फ्रॉम नोट्स। LLP और फिफ्थ पॉइंट, LLP तो मैंने अभी बता ही दिया था। LLP में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जब तक आप हमारी LLP में पार्टनर हो आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे। और फिफ्थ पॉइंट सर्विस एग्रीमेंट में जब तक मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे कस्टमर्स को तोड़ोगे नहीं, जब तक आप मेरे यहाँ पार्टनर हो। LLP में पार्टनर्स है ना। अच्छा देखो आगे क्या दिया? एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, एम्प्लॉय बाइंड्स हिमसेल्फ दैट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट ही विल नॉट कंप्लीट विद द एम्प्लॉयर, इज इट नॉन इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, किसकी बात चल रही है? सर्विस एग्रीमेंट। किसकी बात चल रही है? सर्विस एग्रीमेंट, है ना, कि भाई एम्प्लॉयमेंट के दौरान आप मुझसे compete नहीं करोगे। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, तुम्हें तो मैंने 6 एक्सेप्शन बताए थे, आईसीआई ने एक्सप्लेन इन 3 को ही किया है, लेकिन यहाँ पॉइंट 6 डाल रखे हैं। कौन कौन से देखो? अच्छा पूरा चार्ट बता देती हूँ, क्योंकि चार्ट पढ़ोगे तो लगेगा मैम ये स्टैचुरी क्या है, जुडिशियल क्या है। देखो एक्सेप्शन 6 है ना।
एक तो दी है कैटेगरी स्टैच्यूरी प्रोविजन, स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ, स्टैच्यूरी प्रोविजन मतलब लीगल प्रोविजन, किसी ना किसी एक्ट या लॉ में लिखा है तो उसको बोलते हैं स्टैच्यूरी प्रोविजन, गिवन इन द एक्ट और लॉ। और दूसरा क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब जज ने कोई डिसीजन दिया, जज ने कोई निर्णय दिया, उसके अकॉर्डिंग ये बन गया कि इसको जो है ना अपन एक्सेप्शन में डाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन गिवन बाय जजेस, जजेस के निर्णय के अनुसार एक कैटेगरी अलग बना दी, एक लॉ के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई एक्ट दो तो इसमें आ ही जाएंगे, एक तो ये एलएलपी एक्ट, एक पार्टनरशिप एक्ट, और सेल ऑफ गुडविल वैसे भी बहुत जगह कवर होती है एक्ट्स में, तीन को डाल दिया स्टैच्यूरी में, बाकी तीन को किस में डाल दिया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। आपके काम नहीं आएगा, आपको चार्ट बनाना नहीं है बेटा, लेकिन ये 6 एक्सेप्शन की हेडिंग कर लेना। आईसीआई ने डिस्क्राइब तो बेटा 3 ही किए, लेकिन है कितने टोटल, 6 है। अच्छा अब देखो, अगर टॉपिक समझ में आया तो मेरा काम खत्म, तुम्हारा शुरू। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तुम्हें मुझे बताना है कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। 6 थे ना एक्सेप्शन, 6 में से कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 50, पढ़ो इसे। हाँ भाई ऑनलाइन बच्चों भी आंसर करो, 50th एग्जाम्पल कौन से एक्सेप्शन में जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट वही आ रहा है ना, डॉक्टर कंपाउंडर टाइप, सर्जन असिस्टेंट। सेकंड ये बताना, चलो सेल ऑफ गुडविल कहाँ से, एक बच्चे ने बोला सारे आ गए, पढ़ो पूरा, पूरा का पूरा एंटायर प्रोडक्शन एक बंदे को बेच रहा है, सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी, सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी, पूरा प्रोडक्शन एक बंदे को बेच रहे हैं। अच्छा अब इस पे आओ 52, एक पर्टिकुलर रेट से नीचे कमोडिटी नहीं बेचेंगे। अब बोलो किसमें, ट्रेड कॉम्बिनेशन। समझ आई बात की नहीं आई बताओ, ठीक है। आई होप समझ में आ गई ये चीजें ना। इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड सबको क्लियर है कि क्लास में, एक बार बताओ मुझे। 6 एक्सेप्शन क्लियर है, वैलिड माने जाएंगे। चलो आगे लेते हैं, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अच्छा एक मार्क करो इंपॉर्टेंट, पहले इसको मार्क करना, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट किसके लिए, प्रैक्टिकल। इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट किसके लिए, प्रैक्टिकल। एक और टॉपिक हो जाएगा ना हमारा, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं, दोनों के एक साथ कर लेंगे, लीगल प्रोसीडिंग वाले के भी और इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वाले के भी। फ्रेंचाइजी वाला पॉइंट, फ्रेंचाइजी वाला पॉइंट ये कहता है कि भाई इस अकेले बंदे के साथ ही डील करूंगी, जितना भी प्रोडक्शन होगा ना इस अकेले के साथ ही डील करूंगी, इसको ही बेचूंगी। तो ये मेरी और उसकी आपसी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, अब आ रहा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। इसको हो सके तो पीडीएफ से करना, क्योंकि लैंग्वेज आईसीआई की डिफिकल्ट है। करा तो मैं कहोगे तो वहां से भी दूंगी, बट आप लर्न यहाँ से करना, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग मतलब कानूनी कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं। इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू एक पार्टी को कंप्लीटली कोर्ट में केस फाइल करने से रोक दिया जाता है। एन एग्रीमेंट बाय विच अ पार्टी इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू एक पार्टी को कंप्लीटली केस फाइल करने से रोक दिया जाता है, वो आएगा इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में। एग्रीमेंट बाय विच वन पार्टी इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग एनफोर्सिंग द राइट दैट इज फाइलिंग द केस, ठीक है। दूसरा, जिस टाइम पीरियड में वो केस फाइल कर सकता था उस टाइम पीरियड को कम कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, अब्रिज कर दिया जाता है। अब्रिज मतलब शॉर्ट करना। जिस टाइम पीरियड में वो केस फाइल कर सकता था उस टाइम पीरियड को कम कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, अब्रिज कर दिया जाता है,
ठीक है, तो इसे किस में लिया जाएगा? एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और ये होगा क्या? वॉइड। एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज लिख लो बेटा, आपको कई बार देखना पड़ता है ना क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस में कवर करें। तो लिखो, यदि लॉयर को रिश्वत दी जाती है, इंग्लिश में लिख ले, इफ द ब्राइब इज गिवन टू द लॉयर, हिंदी में ठीक है? ठीक है, यदि लॉयर को रिश्वत दी जाती है, वकील को रिश्वत दे रहे हैं ना, यदि लॉयर को रिश्वत दी जाती है कि मेरे ओपोनेंट मतलब विरोधी, कि मेरे ओपोनेंट का केस मत लड़ो। यदि लॉयर को रिश्वत दी जाती है कि मेरे ओपोनेंट का केस मत लड़ो, तो यहां कवर करना है, इस पॉइंट में लेना उसको। यदि लॉयर को रिश्वत दी जाती है कि मेरे ओपोनेंट का केस मत लड़ो, तो उसे यहां कवर करना। देखो मैंने तुम्हें 3-4 चीजें बताई है बेटा, काफी काम आ सकती है, सुन लो एक बार दोबारा। पब्लिक ऑफिसर को रिश्वत दी, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसर्स, है ना, एंड टाइटल्स, पद्म विभूषण भी कवर किया था, याद आ रहा है? फिर बोला जज को रिश्वत दी, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस में लिया, ठीक है। प्राइवेट ऑफिसर को रिश्वत दी तो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में ले लिया मैंने, ठीक है। अब बोल रही हूँ लॉयर को रिश्वत दे रहे हैं कि मेरे विरोधी का केस मत लड़ो, इसे किस में लेना है? एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। और ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए, तभी आंसर कर पाओगे। एन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एनफोर्सिंग द राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फाइलिंग द केस, and the time period during which he can file the case is abridged or shortened. धमकी किस चीज की? धमकी देगा तो कोर्जन में गया, वो तो होगा वॉइडेबल, और ये है वॉइड, दोनों में अंतर है ना। यहाँ तो सीधे सीधे बोल रहा है कि अगर विरोधी का केस नहीं लड़ाना, घर पे चुपचाप शांति से बैठा रहना, तो इतने रुपए मिलेंगे। काम ना करने के रुपए दे रहा है भाई। रिनाउंड लॉयर है, इसको लगता क्या है कि अगर ये लॉयर है ना, मेरे ओपोनेंट का केस लड़ेगा ना, तो मैं तो हार जाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए उसको कहता है तू तो बस इसका केस मत लड़ना, मैं तो इतने रुपए दे दूंगा। हाँ, नहीं है वैलिड, वॉइड है। मान लो वकील ने मान लिया इसका केस लड़ा नहीं, ठीक है, और वो जीत गया ये बंदा, अब ये कहेगा मुझे पैसे दे, अब ये मना कर सकता है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, कैटेगरी तो वही पढ़ रहे हो ना, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। एक बार दोबारा ये 2 पॉइंट की रीडिंग लगाओ बेटा, दोबारा लगाओ इनकी रीडिंग। एग्रीमेंट बाय विच वन पार्टी इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, दैट इज फाइलिंग द केस। दूसरा क्या लिखा मैंने? शॉर्टन और अब्रिज द टाइम पीरियड फॉर स्टार्टिंग द लीगल प्रोसीडिंग। जिस टाइम में केस फाइल कर सकता था उसको छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ठीक है। एक्सेप्शन आ रहा है आर्बिट्रेशन, वर्ड सुना है क्या? आर्बिट्रेशन, अच्छा पंचायत वर्ड सुना है बेटा? पंचायत, ये तो सुना है ना, आर्बिट्रेशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में, आर्बिट्रेशन। कर सकता है बट वो ये तरीका नहीं अपना रहा, क्या दिक्कत है? लॉयर तो हायर कर ही सकते हो ना, ठीक है ना। शॉर्ट ऐसे कर दिया कि भाई आप केस फाइल कर सकते थे 3 साल तक, आपको बोल दिया भैया 2 साल तक ही केस हो पाएगा, एग्रीमेंट में लिखवा दिया, तो गलत है ना। अच्छा ये देखो बेटा आर्बिट्रेशन, अच्छा पंचायत वर्ड सुनते ही दिमाग में इमेज क्या आती है? देखो मेरे दिमाग में आती है, वो सुन लो फिर। 5 आदमी हैं सफ़ेद कपड़े पहन के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और कोई जजमेंट दे रहे होंगे, ये इमेज आती है ना, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा इमेज है ना, लॉ में टाइम के साथ साथ बदल गई है। एक अकेला बंदा भी आर्बिट्रेटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पंच 5 हो। पहली चीज़ समझ आई? ज़रूरी नहीं है कि पंच 5 हो, एक अकेला भी आर्बिट्रेटर हो सकता है, ठीक है। दूसरा सुनो, बरगद के पेड़ की ज़रूरत तो पहले से ही हट गई, ठीक है। और अगर हम बात करें ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कुछ बंदा होता है, एक भी हो सकता है पंच, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आर्बिट्रेटर। फ्रेंडली एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, दोनों पार्टीज की बातें सुनते हैं और डिसीजन देते हैं। इनका जो डिसीजन आता है उसको बोला जाता है अवार्ड,
जैसे कोर्ट का बोलते हैं ना, डिसीजन आया तो बोलते हैं जजमेंट आया, आर्बिट्रेशन का निर्णय आता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया, अवार्ड बोला जाता है, ठीक है। और अब ये गांव तक सीमित भी नहीं रही, इंटरनेशनल लेवल पे देखो एक कोर्ट है बेटा पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, न्यूयॉर्क में, जो आर्बिट्रेशन के माध्यम से डिस्प्यूट को सॉल्व करवाता है। मतलब आपसी सहमति से गुड फेथ में दोनों पार्टीज की बात सुनेगा बंदा और डिसीजन दे देगा। तो अच्छे के लिए है कि नहीं है बेटा? देखो कोर्ट के लिए तो वैसे ही फेमस है, लड़ते लड़ते पुछते मर जाती है, डिसीजन सामने आता नहीं। तो कुछ मामले अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो, अच्छा ही तो है ना, ठीक है, गुड रीजन दैट्स वाई वैलिड, ठीक है। अब इसके अंदर देखो दो कैसे बना दिए, इसके एक्सेप्शन है तो वैसे आर्बिट्रेशन 2 पॉइंट में डालेगा ये। एक में बोलेगा हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट है, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट है, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आर्बिट्रेशन। हम इसका सल्टारा किससे करवाएंगे? आर्बिट्रेशन के थ्रू करवाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। दूसरे में क्या कहता है? हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट थी या फ्यूचर में अराइज होगी, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, किससे सॉल्व कराएंगे? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज फॉर गुड रीजन दैट्स वाई वेल। समझ आई बात की नहीं आई बताओ मुझे? एक बार पूरा पॉइंट दोबारा पढ़ लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, पढ़ लो, याद करना है बेटा। बेसिकली प्रैक्टिकल कल कराऊंगी, आज तो यहाँ तक कर लो। किसके प्रैक्टिकल कराऊंगी कल? मुझे क्लास में एक तो याद दिलाना बेटा, एक तो इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के करा दो मैम, और एक लीगल प्रोसीडिंग के करा दो, और दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट है, करने हैं, है ना। तो इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। सेक्शन लगातार है, 3 सेक्शन दिमाग में बिठाओ आज, ज़्यादा एक साथ नहीं बिठा सकते, 3 बिठाओ। कौन से? 26, 27, 28। 26 इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, आज लगातार पढ़ाए 3। इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आया 27, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोट करेंगे अपन, है ना, इंपॉर्टेंट है। 28 इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। हो जाएंगे क्या याद? बताओ। तो ये 3 ही करो आज याद, ज़्यादा बर्डन मत लो, शॉर्ट में सिर्फ 3 करो, 26, 27, 28 हो जाएगा। अच्छा, कैन आर्बिट्रेशन जजमेंट भी चैलेंज इन द कोर्ट? बट ओनली इट कैन बी चैलेंज क्रिटिकल, लेकिन बहुत ही स्पेसिफाइड केसेस में होता है ना, बहुत ही स्पेसिफाइड केसेस में होता है, हर केस में अलाउ नहीं करते, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक अलग से एक्ट बना हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, जिसके अंदर ये आर्बिट्रेशन गवर्न होती है। ऐसा नहीं है, पूरा लीगल फॉर्मेट है उसका, ठीक है ना, लीगल फ्रेमवर्क है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया सबको। किसी का कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, फिर अपन क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, आज मैटर यहाँ तक कर लेंगे। चलो, कृतिका को डाउट नहीं है, केतन कोई डाउट है बेटा? बोलो। नहीं? एनीवन एल्स? आशीष कोई डाउट है क्या बेटा? नहीं? वसुंधरा की आई थिंक पता नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई नहीं हुई बेटा। एक प्रिंट आउट तो निकलवा के रखी ले, कभी नेट कमज़ोर हो कुछ भी होना तो हैंड में एक फिजिकल डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो आज यहाँ तक का लेते हैं, कल करेंगे।